हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन को। इससे पहले हमने 14 नंबर तक की प्रैक्टिस सेट कर ली है। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इन जो 14 क्लासेस आपकी हुई हैं, इसमें हमने सभी प्रकार के रेशे देखे हैं, चाहे आपके प्राकृतिक रेशे हों, चाहे आपके कृत्रिम रेशे हों। हमने इनकी विशेषताओं को देखा, इन पर होने वाली परिचर्याओं के बारे में भी देखा। साथ ही साथ कल जो हमने डिस्कस किया था वो प्रिंटिंग और डाइंग से संबंधित था। आज की क्लास में अभी कुछ आपके डाइंग और प्रिंटिंग के चैप्टर यानी कि टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप ड्राई क्लीन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, दाग धब्बों से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ ब्लू के भी कुछ क्वेश्चन हमने आज इंक्लूड किया है। तो अब जो हमारा टॉपिक है, ऐसे 2-3 टॉपिक को मिक्स करके होने वाला है। अब जो अगली आपकी क्लास होगी उसमें हम कुछ भारत के पारंपरिक वस्त्रों की बात करेंगे, कढ़ाई की बात करेंगे कि भारत के अलग-अलग राज्यों में कौन-कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है, कौन-कौन से कपड़े प्रसिद्ध हैं, इन सब पर हम बात करने वाले हैं, ठीक? तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको कोई डाउट है, जैसे कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, ऐसा मैंने चेक किया तो मुझे समझ नहीं आया कि किस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। बट एक क्वेश्चन था आपका ये एसिड और एल्कलाइन की। तो एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो एसिड डाई होती है, एसिड डाई आपके वुल और सिल्क के लिए सबसे अच्छी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एल्कलाइन की, तो एल्कलाइन आपके सेलुलोजिक जगत के रेशों के लिए अच्छा होता है, ठीक? चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन हमने आपसे कल भी पूछा था, हालांकि कई बच्चों ने आंसर दिया था तो बहुत अच्छा लगा। बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा डाई, आपने कई प्रकार के डाई देखे थे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा डाई का प्रकार है जो कि आपका ल्यूको बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड? ल्यूको बॉन्ड बनाता है। जब आपने डाई का चैप्टर पढ़ा था, जब हमने थ्योरी की क्लास ली थी और डाई का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर आपको 2 बॉन्ड का ज़िक्र मिला था। एक आपका ल्यूको बॉन्ड था, जो कि आपके सामने है। दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड था। जो ल्यूको बॉन्ड है, क्या वो सल्फर डाई बनाता है? क्या एज़ो डाई बनाता है? क्या आपका वाट डाई बनाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जब हम ल्यूको बॉन्ड की बात करेंगे तो वो वाट डाई के द्वारा बनाया जाता है, जबकि आपको पता होगा जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो रिएक्टिव डाई के द्वारा बनाया जाता है, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का जिक्र किया गया है, तो हम 2 ऐसे डाई की बात करते हैं जिसमें हमें बॉन्ड का ज़िक्र मिलता है। एक आपने देख लिया ल्यूको बॉन्ड और दूसरा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो ल्यूको बॉन्ड बनाता है कौन? वाट डाई बनाती है। वाट डाई में ही आपने 3 नाम सुना था, क्या? इंडिगो, इंडिगोसॉल, एल्गोसॉल। साथ ही साथ एंथ्राक्विनोइड और सल्फर। ये 3 नाम आपने सुने थे वाट डाई में, ठीक? और ये वाट डाई ही आपका बना रहा था ल्यूको बॉन्ड। जब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, तो ये कौन बनाता है? तो ये आपका जो रिएक्टिव डाई है, रिएक्टिव डाई ही आपका क्या बनाता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आप हमें ये बताइए, ये जो आपके सामने 4 डाई दिए गए हैं, आपके सामने क्या है? 4 प्रकार की डाई दी गई है। एक है वाट डाई, एक है एज़ो डाई, एक है आपका रिएक्टिव डाई और चौथा है आपका सल्फर डाई। इनमें से कौन-सी ऐसी डाई है जो कि भारत सरकार द्वारा बैन है? आपको नाम बताना है। और अगर आपको ये याद हो कि इनमें से कौन-सा जल में घुलनशील है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से रंगने की अवस्था है, अर्थात हम
किस अवस्था में रंगाई का कार्य कर सकते हैं? रेशा की अवस्था में, धागा की अवस्था में, कपड़ा की अवस्था में या फिर उपरोक्त सभी? रंगाई की अवस्था आपने पढ़ी है। ये रंगाई की तीनों अवस्थाएँ हैं। हम रेशे को भी रंगते हैं, हम धागे को भी रंगते हैं और इसी धागे की रंगाई को हम लच्छियाँ भी कहते हैं। तो अर्थात आपसे कहा जाए कि लच्छी रंगाई, तो भी ध्यान रखेंगे इसी धागे को ही बोलते हैं। साथ ही साथ हम कपड़े को भी रंगते हैं। क्या करते हैं? हम कपड़े को भी रंगते हैं। तो रंगाई की ये तीनों अवस्थाएँ हैं, चाहे आप रेशा रंग रहे हों, धागा रंग रहे हों या फिर आप कपड़ा रंग रहे हों। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेशों को रंगने की विधियाँ हैं। जब आप रंगाई की विधि पढ़ते हैं तब आपको उसमें 3 नाम सुनाई देते हैं या दिखाई देते हैं। तो जो रेशों को रंगने की विधियाँ हैं, क्या टॉप विधि है? क्या डॉप विधि है? क्या स्टॉक विधि है? या फिर ये सारी की सारी आपकी रेशों की रंगने की विधियाँ हैं? तो एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जब हम रेशों को रंगने की बात करेंगे तो इन तीनों अवस्थाओं में हम रेशों को रंगते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि टॉप डाई में कौन-सा रेशा रंगा जाएगा, डॉप डाई में कौन-सा रेशा रंगा जाएगा और स्टॉक रंगाई में कौन-सा रेशा रंगा जाएगा, ठीक? ये अलग-अलग रेशों को रंगने की अवस्थाएँ हैं। जैसे ऊनी रेशों को रंगने की अलग अवस्था है, कृत्रिम रेशों को रंगने की अलग अवस्था है, सेलुलोज़िक रेशों को रंगने की अलग अवस्था है। लेकिन फिर भी हमें जो ध्यान रखना है, तो ये तीनों विधियाँ आपकी रेशों को रंगने की होती हैं, ठीक? जैसे आपका एक रेशा रंगने की विधि है, एक अवस्था है, एक आपकी धागा रंगने की अवस्था है और एक आपका कपड़ा रंगने की अवस्था है, ठीक? चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कृत्रिम रेशे को रंगने की विधि है। 3 विधि आपने पढ़ी थी, टॉप, डॉप और स्टॉक। इसमें से कौन-सा आपका कृत्रिम रेशा रंगने की विधि है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कृत्रिम रेशों को रंगने की, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉप रंगाई का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात डॉप रंगाई विधि से हम कृत्रिम रेशे जो हमारे हैं, उनको रंगने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशों को रंगने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? टॉप का, डॉप का, स्टॉक का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी-अभी आपने देखा कि जो डॉप विधि है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? तो जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं, उनको रंगते हैं। जब हम प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं, तो प्राकृतिक रेशों को रंगने के लिए हम किसका? स्टॉक विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और समझिएगा, हमने अलग से नहीं रखा है क्या? कि जब हम टॉप रंगाई की बात करते हैं, तो टॉप रंगाई के लिए हम जो वूल और ब्रस्टेड हमारे वस्त्र बनते हैं, ब्रस्टेड रेशे होते हैं, उनका उपयोग करते हैं, ठीक? वूल और जो आपके ब्रस्टेड रेशे होते हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। और आपको पता होगा कि जो हमारे वूल होते हैं, ये छोटे रेशे होते हैं, जबकि जब हम ब्रस्टेड वस्त्रों की बात करते हैं, तो ये आपके लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। आपको पता होगा कि ब्रस्टेड वस्त्र जो होते हैं, इनसे हम उच्च कोटि का, अर्थात जो ब्रस्टेड रेशे होते हैं, इनसे उच्च कोटि का वस्त्र बनाते हैं। इन पे हम कॉम्बिंग की प्रक्रिया करते हैं, जबकि वूल पर हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बार हम तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं टॉप डाई की, तो इसके लिए हम वूल का इस्तेमाल करेंगे। जब हम डॉप की बात करेंगे, तो इसके लिए हम कृत्रिम का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉक के लिए हम प्राकृतिक जगत के रेशों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रंग को पक्का करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या सल्फर डाई का, मॉर्डेंट का, रिएक्टिव डाई का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रंग पक्का करने के लिए हम मॉर्डेंट डाई का उपयोग करते हैं, अर्थात बंधक रंग का उपयोग करते हैं, ठीक? बाकी सल्फर, रिएक्टिव, इनके बारे में आपने पढ़ रखा है, ठीक? चलिए, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, ये जैसे अभी हम जब सल्फर की बात कर रहे हैं, तो आपने एक सल्फर डाई पढ़ा था।
इसी में जब आपने वाट डाई का नाम पढ़ा था तो वहाँ पर भी आपने सल्फर का नाम सुना था। दोनों को ध्यान रखिएगा, सल्फर डाई कौन-सा है, जो वाट में सल्फर है वो अलग चीज़ है, ठीक? ज़रा इसी वक़्त हमें आप ये बता दीजिए कि जो हम वाट सल्फर की बात करते हैं, जो वाट डाई है आपका, वाट डाई में जब हम सल्फर की बात करते हैं और एंथ्राक्योनोइड, ये 2 नाम सुनते हैं ना? इनका उपयोग क्या क्या हम प्राणिज जगत के रेशों के लिए करते हैं या फिर हम इनका उपयोग जो हमारे वानस्पतिक जगत के रेशे हैं अर्थात सेलुलोजिक रेशे हैं उनके लिए करते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको पता है कि रंग को पक्का करने के लिए हम मॉर्डेंट का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सरकार द्वारा प्रतिबंधित डाई है। भारत सरकार ने कौन-सी डाई को प्रतिबंधित कर रखा है? सल्फर को, एज़ो को, एसिड को या फिर बेसिक को? तो हमें पता है कि जो एज़ो डाई है, ये एज़ो डाई भारत सरकार द्वारा बैन है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये भारत सरकार द्वारा कब रोक लगाया गया, कब प्रतिबंध लगाया गया इस पर? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 9 की तरफ चलते हैं। एज़ोडाई को और किस नाम से जाना जाता है? ये जो आपका एज़ोडाई है जो कि भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है क्योंकि ये एक हानिकारक डाई थी जो कि कैंसर का रूप मतलब कैंसर भी फैलाने का कार्य कर रही थी, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रही थी। तो जो एज़ोडाई है इसको क्या हम कोल डाई कहते हैं? क्या इसे माइस डाई कहते हैं? रेपिडोज़न डाई कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी? अगर आपने डाई का चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ये 3 नाम जो हैं वो एज़ो डाई के हैं, साथ ही साथ 1-2 नाम हमने आपको और बता रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा आप एज़ो डाई को हम इन तीनों नामों से जानते हैं, चाहे आपसे कोल डाई पूछा जाए, चाहे आपसे आइस डाई पूछा जाए, चाहे आपसे रेपिडोज़न डाई पूछा जाए, ये तीनों के तीनों आपके एज़ो डाई के ही नाम होते हैं, तीनों को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रंग के तापमान को मापने वाला यंत्र है। जैसे थर्मामीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर है, माइक्रोमीटर है या फिर इनमें से कोई नहीं। थर्मामीटर आपके शरीर के ताप को मापने का कार्य करता है। शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र जो होता है वो थर्मामीटर होता है, लेकिन रंग के तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जानते हैं। नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। घर्षण व रगड़ के कारण रगड़ के कारण रंग का हल्का हो जाना कहलाता है। क्या ये फेडिंग कहलाता है? क्या ये क्रॉकिंग कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसे आप टेक्सटाइल में टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं और आप चाइल्ड डेवलपमेंट में भी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, आप न्यूट्रिशन साइंस में भी कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। वैसे ही आपके जैसे फैशन साइकिल जो है आपका फैशन में भी आप कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। वैसे ही रंग के टॉपिक में भी कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। तो जब हम बात करते हैं घर्षण व रगड़ के कारण जो आपके वस्त्रों पर रंग है वो हल्का हो जाता है तो इसे हम क्रॉकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक? किस नाम से जानते हैं? क्रॉकिंग के नाम से जानते हैं। आपको फेड्स का मतलब फेडिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा। आपने एक बार सोचा होगा फेड का अर्थ ही हो जाएगा यहाँ पर हल्का होना। जो कि आपने कहाँ पढ़ा था? जो कि आपने फैशन साइकिल में पढ़ा था कि जब जो आपका फैशन है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर हो जाता है या कुछ ही समय के लिए रहता है, तो वो आपका फेड्स कहलाता है ना? लेकिन यहाँ पर आपसे रंग के बारे में पूछा गया है क्या? कि घर्षण और रगड़ के कारण जो आपका रंग है वो हल्का हो जा रहा है, इसे हम कहेंगे क्रॉकिंग के नाम से जानते हैं और इसे कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा। ये आपके कलर के टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, कल रात में आपका नेट का रिज़ल्ट आया है, आप में से कोई ऐसा है जिसने प्रिपरेशन की हो और नेट क्वालीफाई हुआ है? अगर हुआ है तो एक बार ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा जो नेट है ना, ऐसा नहीं है कि आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेट निकल जाएगा। नेट एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको अपने दोनों पेपर को तैयार करना होगा, ठीक?
अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि प्रिपरेशन कर रहा था, उसका क्वालीफाई हुआ है, तो एक बार ज़रूर बताइएगा। हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की, कि जब एक जगह का रंग दूसरे जगह चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि जो एक जगह का रंग है, वो दूसरे जगह चला जाता है। देखा होगा आपने जब कपड़े धुलते हैं आप, तो क्या होता है, एक जगह का रंग दूसरे जगह चला जाता है। अर्थात जब हम रंगाई प्रक्रिया करते हैं और रंगाई प्रक्रिया में जब हमारा एक रंग दूसरे जगह चला जाता है, तो ये प्रक्रिया आपकी माइग्रेशन कहलाती है, ठीक? क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया आपकी माइग्रेशन कहलाती है, जबकि मॉर्डेंट में आपने क्या देखा था? मॉर्डेंट आपका रंग बंधक है, जो कि रंग को बाँधने का कार्य करता है। क्रॉकिंग अभी आपने सुना कि जब रगड़ और घर्षण के कारण रंग हल्का पड़ जाता है, तो उसे हम क्रॉकिंग के नाम से जानते हैं। आई होप कि तीनों शब्द आपके क्लियर हो रहे होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यदि रंग में झाग निकलता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात जब आप जैसे रंग देने जा रहे हैं, अगर रंग घोला आपने उसमें झाग निकलने लगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या रंग आपका अच्छा है? क्या रंग आपका बहुत अच्छे से चढ़ेगा? या रंग खराब है और असमान रंग देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपकी कलर की पहचान है कि जब आपने रंग घोला और रंग में झाग निकलने लगा, इसका मतलब जो रंग है वो खराब है और ये आपके कपड़ों पर अच्छा रंग नहीं जबकि असमान रंग देगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा जा रहा है, डाइंग एंड प्रिंटिंग के पर्यावरण हितैषी तरीकों में शामिल है, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा हो, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्या ये प्लाज़्मा टेक्नोलॉजी है? क्या ये डिजिटल छपाई है, बिना पानी की छपाई है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप ध्यान रखेंगे, जब हम पर्यावरण हितैषी डाइंग और प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो इसमें ये तीनों आते हैं क्या? प्लाज़्मा टेक्नोलॉजी, डिजिटल छपाई और बिना पानी के छपाई। तो इन तीनों का नाम आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है, वर्णक जल में होते हैं। ये जो वर्णक होते हैं, क्या होते हैं? जल में घुलनशील हैं, अघुलनशील हैं, दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जब हम बात करेंगे वर्णक की, तो ये जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कल आपने ठप्पा छपाई की बात की थी, अर्थात आपने कल ब्लॉक प्रिंटिंग की बात की थी। आपको बताना है कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग हम करते हैं, उसमें जो हमारे ठप्पे बनाए जाते हैं, एक ठप्पा अर्थात जैसे आपने देखा होगा, इसके लिए आप बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपका ये हो सकता है ठप्पा छपाई के लिए, जैसे जब आप मंदिर वगैरह जाते हैं या मेलों में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर मंदिर के पास में या मेलों में आपने देखा होगा, मेहंदी लगाने वाले होते हैं। उनके पास एक लकड़ी का एक मतलब ठप्पा होता है जिसमें डिज़ाइन बनी होती है। तो बस वैसे ही आपका ठप्पा-छपाई भी होता है, उसी तरह से जो रंग होता है उसमें जैसे वो मेहंदी में डुबोकर आपके हाथों पर छापती है, बस वैसे ही ठप्पा-छपाई में वैसे ही भिगोकर हम जो है अपने कपड़ों पर छापते हैं। अरे! आप सभी ने देखा होगा क्या? ये जो आपने देखा है मुहर लगाया जाता है। मुहर कैसे लगता है? वो आपका स्टैम्प होता है, उसमें जो नील लगी होती है, इंक जो होती है, नील नहीं, इंक जो होती है आपकी, उसमें हम ठप्पे को दाबते हैं, उसके बाद लाकर अपने कॉपी पर या पेज पर जहाँ भी है, वहाँ पर छाप देते हैं, ठोक देते हैं। तो वैसे ही ठप्पा छपाई की जाती है। तो उसको बताना है आपको कि ठप्पा जो आपकी प्रिंटिंग है या ठप्पा जो छपाई है आपकी, इसमें जो खुदाई की जाती है नमूनों के लिए, वो कितने इंच की होती है? 1 इंच, आधा इंच, 2 इंच या फिर 5 इंच। तो ध्यान रखेंगे, जो नमूने बनाए जाते हैं उन ठप्पों पर, उसमें जो आपकी खुदाई की जाती है, वो कितने इंच की होती है? तो आधे इंच की होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर भी आपसे ब्लॉक प्रिंटिंग की ही बात की जा रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग में ठप्पा छपाई के लिए किन लकड़ियों का उपयोग किया जाता है?
जब आप ठप्पा बनाएँगे तो कुछ न कुछ आप लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। उस लकड़ी में आप किसकी लकड़ी इस्तेमाल कर लेंगे? ऐसे ही कोई भी आम की, नीम की, कोई भी? नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट होता है शीशम का, लिनोनियम का या फिर आप सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? तो जो आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग में आप ठप्पा छपाई के लिए जो इस्तेमाल लकड़ियाँ हैं, इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पे अच्छे ठप्पे या अच्छे नमूने बन जाते हैं। खुदाई हम कितना करते हैं? तो आधे इंच की करते हैं, ठीक? ये सबसे पुरानी हस्तकला है और ये हाथ से की जाने वाली छपाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ब्लॉक प्रिंटिंग का केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा में है, पंजाब में है, सोनपुर में है या फिर जयपुर में है? तो जो आपके ब्लॉक प्रिंटिंग का केंद्र है, वो आपके जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। स्टेंसिल प्रिंटिंग का उद्गम स्थान है। आपने स्टेंसिल प्रिंटिंग का नाम सुना होगा। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? भारत में है, चीन में है, जापान में है या फिर अमेरिका में है? तो नाम ध्यान रखेंगे। जो आपके स्टेंसिल प्रिंटिंग है, इसका जो उद्गम स्थान है वो जापान को माना जाता है या फिर ये जापान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में मशीन के द्वारा होने वाली छपाई नहीं है। क्या ब्लॉच प्रिंटिंग नहीं है या फिर आपका डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है, रोलर प्रिंटिंग नहीं है या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं है? तो ब्लॉच अलग होता है, ब्लॉक अलग होता है। अभी-अभी आपने देखा कि हस्त विधि बनाने मतलब हाथ से छपाई करने की जो विधि है सबसे पुरानी वो है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग। ये आपकी मशीन के थ्रू नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें ब्लॉच प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग या फिर रोलर प्रिंटिंग की तो ये सारे के सारे मशीन के थ्रू होने वाली छपाई होती हैं। आपको पता है कि ये जो आपका रोलर प्रिंटिंग है इसमें हम 3 रोलर का उपयोग करते हैं। एक पे हमारा कपड़ा होता है, दूसरे पे हमारा नमूना बना होता है, तीसरे पर हमारा रंग भरा होता है, ठीक? तो हमें 3 रोलर की आवश्यकता होती है रोलर प्रिंटिंग में, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रोलर प्रिंटिंग रोलर प्रिंटिंग में कितने रोलर का उपयोग किया जाता है? तो अभी-अभी हमने आपको बताया कि हम 3 रोलर का उपयोग करते हैं। सबसे ऊपर वाले पे आपका कपड़ा होता है, उसके नीचे वाले पे आपका डिज़ाइन होता है और उससे जो सबसे नीचे होता है, उसपे हम कलर डालते हैं। तो ये तीनों आपका क्या बनाते हैं, तब ये जाकर आपकी रोलर प्रिंटिंग पूरी होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बाटिक छपाई का शुभारंभ कहाँ हुआ था? ये जो आपका बाटिक छपाई है, बाटिक छपाई का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया। आपने कल भी पढ़ा था ये जो बाटिक शब्द है कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में ही बाटिक छपाई का शुभारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। शुष्क धुलाई की आवश्यकता होती है। आप किन कपड़ों पर शुष्क धुलाई करते हैं? ऊनी कपड़े पर, रेशमी कपड़े पर, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि जो हमारे रेशमी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, हमें इन्हें ड्राई क्लीन करना चाहिए। तो इन दोनों के लिए हम ड्राई क्लीन करते हैं और जैसे हमारे जो कपड़े बहुत महँगे होते हैं या जिन कपड़ों में हमारे बहुत ज़्यादा गोटे वग़ैरह लगे होते हैं, तो हम उन पर ड्राई क्लीन करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। शुष्क धुलाई में उपयोग किए जाने वाले अवशोषक प्रतिकर्मक हैं। अगर आपने ड्राई क्लीन पढ़ा है, शुष्क धुलाई अर्थात ड्राई क्लीन की बात हो रही है। जब आपने ड्राई क्लीन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर 2 प्रकार के प्रतिकर्मक का नाम सुना होगा। एक था आपका अवशोषक, एक था आपका विलायक। तो जब हम बात करते हैं शुष्क धुलाई में उपयोग किए जाने वाले अवशोषक प्रतिकर्मक अर्थात जो सोखने वाले होते हैं, तो अवशोषक प्रतिकर्मक कौन है? क्या टेल्कम पाउडर है, मुल्तानी मिट्टी है, लकड़ी का बुरादा है या फिर सभी? जब हम अवशोषक की बात करते हैं तो उसमें आपके ये तीनों आते हैं, चाहे लकड़ी का बुरादा हो, मुल्तानी मिट्टी हो, टेल्कम पाउडर हो या भूसी का चूरा हो, मतलब
जो या ब्रेड का चूरा भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो सूखी चीज़ें हैं, जो पाउडर के फॉर्म में होती हैं, हम इन सब का इस्तेमाल क्या करते हैं, जो आपके जो दाग धब्बे लगे हैं, जो सोख लें चीज़ों को, वो अवशोषक होते हैं। जब हम घोलक की बात करते हैं तो इ ऐसे घोलक का नाम हम सुनते हैं, जिसमें जो हमारे दाग धब्बे हैं, वो घुल जाते हैं, ठीक? तो जब हम ड्राई क्लीन करते हैं, तो ड्राई क्लीन में इन सभी अवशोषकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में ज्वलनशील प्रतिकारक है। जब हम अवशोषकता और विलायकता के आधार पर तो बात कर ही लेते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे प्रतिकारक हैं, इनमें से कौन ज्वलनशील है और कौन अज्वलनशील है। क्या पेट्रोल ज्वलनशील है, बेंजीन, ईथर या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, ज्वलनशील प्रतिकारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? शुष्क धुलाई, अभी आपने बात की ड्राई क्लीन की, तो शुष्क धुलाई में प्रयोग किए जाने वाला विलायक प्रतिकर्मक कौन सा है? एसीटोन है, तारपीन का तेल है, ईथर है, बेंजीन है या फिर सब है? तो जो इससे पहले आपने सुना था, चाहे ब्रेड का चूरा हो, चाहे भूसी हो या फिर चाहे आपका मुल्तानी मिट्टी हो, टेल्कम पाउडर हो, ये सभी के सभी अवशोषक थे। जबकि ये तीनों, चाहे आपका एसीटोन हो, तारपीन हो, ईथर हो, बेंजीन हो, ये सारे के सारे आपके ये आपके विलायक प्रतिकर्मक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन-सा अज्वलनशील प्रतिकर्मक है? अभी आपने ज्वलनशील देखा था, अब हम बात करते हैं अज्वलनशील का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोथेन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाम ध्यान रख लेंगे, ये जो दोनों आपके सामने रखे गए हैं, ये दोनों के दोनों अज्वलनशील प्रतिकर्मक के अंतर्गत आते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन-सा ज्वलन प्रतिकर्मक नहीं है या ज्वलनशील प्रतिकर्मक नहीं है? एसीटोन नहीं है, बेंजीन नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है या फिर सभी नहीं हैं? तो हमने अभी-अभी देखा ना कि जब हमने बात किया एसीटोन का, बेंजीन का, ईथर का, साथ ही साथ तारपीन के तेल का, तो ये सभी के सभी ज्वलनशील थे। लेकिन जब हमने बात किया कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो ये आपके ज्वलनशील में ना आकर अज्वलनशील में आ रहा था। वही आपको बताना है कि ज्वलनशील नहीं है, अर्थात अज्वलनशील प्रतिकर्मक कौन-सा है? तो वो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, तेल का दाग छुड़ाने के लिए, तेल का दाग छुड़ाने के लिए आप किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोल का, बेंजीन का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम तेल के दाग को छुड़ाने की बात करेंगे तो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका बेंजीन हो, चाहे आपका पेट्रोल हो। इन दोनों प्रतिकर्मकों के थ्रू हम दाग को छुड़ा सकते हैं, तेल के दाग को। क्या आप बताएँगे कि ये अवशोषक हैं या फिर विलायक हैं? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। कहा जा रहा है, नेल पेंट, जो आप अपने नाखून पे लगाते हैं, नेल पेंट, नेल पॉलिश या लिपस्टिक के दाग छुड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है और ये लिपस्टिक का दाग लड़कियों के कपड़ों में लगना एक आम बात है, ठीक? लिपस्टिक का दाग हो गया, सिंदूर का दाग हो गया, नेल पेंट हो गया, इन सबको छुड़ाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एसीटोन, मेथाइलेटेड स्प्रिट, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके कपड़ों में नेल पेंट का दाग लग जाए या फिर लिपस्टिक का दाग लग जाए, तो उनको छुड़ाने के लिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एसीटोन हो या फिर मिथाइलेटेड स्प्रिट हो, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में दाग छुड़ाने का क्षारीय प्रतिकर्मक कौन सा है? क्षारीय प्रतिकर्मक, क्या धोने का सोडा है, क्या बोरेक्स है, ये बोरेक्स है, या अमोनिया है या उपरोक्त सभी? जो
दाग छुड़ाने का क्षारीय प्रतिकर्मक है। क्षारीय प्रतिकर्मक में ये तीनों आ जाते हैं। धोने का सोडा भी आ जाता है, बोरेक्स भी आ जाता है, अमोनिया भी आ जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में क्षारीय प्रतिकर्मक है। ऑक्सैलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट है या फिर उपरोक्त सभी। जब हम क्षारीय प्रतिकर्मक की बात करते हैं तो अभी-अभी आपने एक नाम सुना था। क्या? धोने का सोडा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? वही आपका यहाँ पर एक दिया गया है क्षारीय प्रतिकर्मक में। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। यही आपका क्षारीय प्रतिकर्मक है। अभी आपने इससे पहले देखा था और उसी का धोने का सोडा जो है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अम्लीय प्रतिकर्मक नहीं है अर्थात क्षारीय प्रतिकर्मक कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड, ओलिक एसिड, बोरेक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से 2 आपका क्या है? इनमें से 2 आपका अम्लीय प्रतिकर्मक है, जबकि अभी-अभी आपने देखा था हमने बोरेक्स की बात कहाँ की थी? क्षारीय प्रतिकर्मक में की थी। तो अम्लीय प्रतिकर्मक में आप 2 नाम याद रखेंगे, ऑक्सैलिक एसिड और ओलिक एसिड। जबकि हम बात करेंगे क्षारीय प्रतिकर्मक की, तो उसमें आप बोरेक्स याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट को भी याद रखेंगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में आक्सीकारी विरंजक हैं। इनमें आपको बताना है कि आक्सीकारी विरंजक कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आक्सीकारक विरंजक हैं, उसमें ये तीनों नाम आपको देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तीनों के तीनों आपके आ जाते हैं आक्सीकारक विरंजक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में प्राणिज जगत से प्राप्त दाग में शामिल है। दाग आपको 2 जगह से प्राप्त होते हैं। एक होता है आपका प्राणिज जगत और दूसरा आपका होता है वानस्पतिक जगत। जब हम बात करते हैं प्राणिज जगत की, खून, दूध, शहद, मांस। अब इनमें से जो आपका शहद है, ये प्राणिज दाग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि हम बात करें खून, दूध, मांस, ये सारे के सारे आपके किसमें आ जाते हैं? ये सारे के सारे आपके प्राणिज दाग में आ जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी प्राणिज दाग को छुड़ाने का या फिर खून छुड़ाने का, दूध के दाग को छुड़ाने की बात आएगी, तो कभी भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक? हमेशा ठंडा पानी ही इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। चिकनाई वाला दाग है। तेल का दाग, घी का दाग, मक्खन या फिर डालडा का दाग या फिर उपरोक्त सभी। चिकनाई का दाग, वसा वाला दाग, कौन सा है इसमें से? तो ये सभी, चाहे तेल हो, घी हो, मक्खन हो, डालडा हो, ये किसमें आते हैं? ये चिकनाई वाले दाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चिकनाई के दाग को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? क्या आप वसा घोलक का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप वसा अवशोषक का इस्तेमाल करते हैं? दोनों का करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ना कि दाग हटाने के लिए आप क्या करते हैं? वसा घोलक का भी इस्तेमाल करते हैं और वसा अवशोषक का भी, अर्थात दोनों के माध्यम से हम चिकनाई के दाग को हटा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नील का उपयोग किया जाता है, मतलब किन वस्त्रों के लिए आपका नील का उपयोग अच्छा होता है? रेयॉन के वस्त्र पर, नायलॉन के वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर, उपरोक्त सभी पर। तो आपको पता है कि जब हम नील की बात करेंगे, तो नील सबसे अच्छा आपके सूती वस्त्रों पर आता है। सूती में भी अगर पूछा जाए तो सफेद वस्त्रों पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नील का उपयोग किस रंग के वस्त्र पर किया जाता है? काला, नीला, पीला, सफेद। अभी अभी हमने बताया कि जो नील होता है, नील का उपयोग
सबसे अच्छा होता है आपके सूती वस्त्रों पर बहुत अच्छा पकड़ता है। साथ ही साथ सफ़ेद वस्त्रों के लिए किया जाता है। ये बताइए काले कपड़े पर नील देने का कोई मतलब है? नीले कपड़े पर नील देने का कोई मतलब है? लाल कपड़े पर क्या आपने कभी नील दिया है? या कोई भी और रंग का कपड़ा हो, क्या आपने कभी उस पर नील दिया है? नहीं। तो नील का उपयोग हम सफ़ेद कपड़ों के लिए करते हैं, ठीक? और ज़्यादातर सूती कपड़ों के लिए करते हैं या सूती कपड़ों के लिए अच्छा होता है। बाकी लिनन पर ही कर सकते हैं, लिनन पर भी कर सकते हैं या जो आपके मिश्रित वस्त्र होते हैं, उन पर जैसे ये आपके लिनन हो गया, उसी में आपने कॉटन मिक्स कर लिया या जो भी मिक्स वाले कपड़े बनते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यदि कपड़े पर नील का रंग ज़्यादा हो जाए, आप सभी ने अगर क्या किया है, आप सभी ने अगर कभी नील दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके कपड़ों पर कभी न कभी नील ज़्यादा हुआ होगा। तो यदि कपड़े पर नील का रंग ज़्यादा हो जाए, तो किसका उपयोग करना चाहिए? नींबू का, सिरके का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी आपके कपड़ों पर नील ज़्यादा लग जाए, तो उसको हटाने के लिए आप सिरके का या फिर नींबू के रस का इस्तेमाल करिएगा, कलर आपका डिम पड़ जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन-सा नील जल में पूर्णतः घुलनशील है? क्या एनिलीन है? क्या इंडिगो नील है? पर्शियन ब्लू है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये आपके तीनों नील के प्रकार दिए गए हैं। अब जो आपका जल में घुलनशील है, मतलब पूरी तरह से जल में घुलनशील है, अच्छे से घुल जाता है, वो कौन-सा है आपका? वो है आपका एनिलीन। एनिलीन जो होता है, ये आपके जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नील जल में कम घुलनशील है? क्या इंडिगो नील है? क्या पर्शियन नील है? क्या मेथिलीन नील है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब कम घुलनशील की बात करेंगे, देखिए एक तो होता है घुल जाता है पूरी तरह से, एक होता है अघुलनशील होता है और एक होता है कि कम घुलता है। जैसे आपने डाई के चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुछ डाई आपके थे कम घुलनशील थे, कुछ पूर्णतः घुलनशील थे, बहुत अच्छा रंग दे रहे थे, कुछ थे जो कि अघुलनशील थे। तो हम पहले उनको घुलनशील बना रहे थे, देन हम कलर कर रहे थे। तो वैसे हमारा नील भी होता है, कुछ आपके अघुलनशील होते हैं, कुछ कम घुलनशील होते हैं, कुछ पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। तो जब हम बात करते हैं नील में कम घुलनशील नील की, तो ये आपका जो पर्शियन ब्लू है, पर्शियन ब्लू आपका रंग में जो पर्शियन ब्लू है आपका, ये थोड़ा-सा जल में कम घुलनशील होता है। और जब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन-सा रंग आपको नील या पौधों से प्राप्त होता है, कौन-सा नील आपको पौधों से प्राप्त होता है। तो क्या अल्ट्रामरीन नील है? नील के ही 4 प्रकार होते हैं। एक आपने देखा अल्ट्रामरीन, एक आपने देखा था एनिलीन और एक आपका है पर्शियन ब्लू और आपका है एक इंडिगो। 4 ही नील आप पढ़ते ही हैं, ठीक? तो जब हम पौधों से प्राप्त करने की बात करते हैं, तो इसमें आपका एक नाम आता है कौन-सा? इंडिगो नील का। ये जो आपका इंडिगो नील होता है, ये आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये इंडिगो के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किन वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए नील का उपयोग किया जाता है? सूती पर, लिनन पर, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी-अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं और जो लिनन वस्त्र होते हैं, उनके लिए नील अच्छे होते हैं। लेकिन जो मिक्स होते हैं, मिक्स कपड़ों के लिए भी मतलब हम नील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? चाहे वो आपका जो मिक्स सूत वाले कपड़े होते हैं, उनके लिए हम नील का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद कपड़े पर, कॉटन के कपड़े पर हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। और हम अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि नील का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो कपड़े में सफ़ेदी मतलब सफ़ेद कपड़ों में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक? कपड़े में हमारे शाइनिंग आ जाती है। अगला क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, ड्राई क्लीन किया जाता है। मतलब ये जो आप ड्राई क्लीन करते हैं, आप किन कपड़ों पर करते हैं? महँगे कपड़ों पर, रंग पक्का ना होने पर, ज़्यादा गोटेदार कपड़ों पर या फिर सभी पर? तो जब हम ड्राई क्लीन करते हैं, तो ड्राई क्लीन
ऐसे कपड़ों पर करते हैं जो कि बहुत महँगे हों, जिनका रंग कच्चा हो कि धुलाई के बाद इनका रंग उतर जाएगा, या जिन कपड़ों में ज़्यादा गोटे वग़ैरह लगे होते हैं, उनको भी हम ड्राई क्लीन ही करते हैं। आपको पता है कि सिल्क के कपड़े को हम ड्राई क्लीन करते हैं, ठीक? वूल के कपड़े ड्राई क्लीन करने पर अच्छे होते हैं। जैसे जब हम ऊनी कपड़ों को धोते हैं, तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। अभी लगभग-लगभग हर घर में आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम इतने आलसी हैं कि अपने ऊनी कपड़ों को भी उसी में डालकर अपना धुल देते हैं, और वो जो कुटाई करता है हमारे कपड़ों की, कि उसकी साइज़ बेकार हो जाती है। उसके बाद ले जाते हैं हम उसको धुलकर, उसी मशीन में ही हम सुखा लेते हैं, और वो हमारे कपड़ों को ऐसे निचोड़ता है कि कपड़े हमारे टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, अर्थात जो हमारे शरीर की फिटिंग होती है उससे अलग हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऊनी कपड़ों को, जो भी आपके ऊनी कपड़े हैं, उनको मशीन में ना धुला जाए। उनको हमें अपने हाथों से धुलना होता है। उन पे हम गरम पानी का उपयोग नहीं करेंगे, हम ठंडे पानी से अपने कपड़े को धुलेंगे। साथ ही साथ हमें ध्यान ये भी रखना है कि हमें कभी अपने कपड़ों को ऐसे लटका के नहीं सुखाना है। जैसे आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, कपड़े को धुलते हैं और ऐसे आपका तार लगा है, उस पे ले जाकर अपने कपड़े को फैला देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा कपड़ा है, वो चौरस हम फैलाएँ उसको। चौरस का मतलब समझ रहे हैं? चौरस का मतलब ऐसे फ्लैट उसको हम लिटा दें। ऐसे जब हम कपड़े को सुखाएँगे, तो इससे हमारे कपड़े का जो आकार है वो बिगड़ेगा नहीं। साथ ही साथ आपका जो कपड़ा है उसे हमें ठंडे पानी में धुलना है, मतलब ऊन के कपड़े को हम हमेशा ठंडे पानी में धुलते हैं, ठीक? गर्म पानी में इसका उपयोग नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन आपका याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे ही था कि आपका एक ऊनी कपड़ा है, आपने उसको धुलना है आपको, तो आप कैसे पानी का उपयोग करेंगे? ठंडा, गरम, बहुत गरम, ऐसे कुछ था। तो उसमें आपका ऑप्शन था कि आप ठंडे पानी में धुलेंगे, और सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि ऐसे किसी ने कपड़ा धुला, मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। किसी दिन नज़र के सामने आएगा तो लेके आएँगे उस क्वेश्चन को, कि कपड़ा आपका धुला गया, ऊनी कपड़ा था, उसमें कपड़ा धुलने के बाद उसकी साइज़ बिगड़ गई, कारण क्या हो सकता है? तो उसमें एक कारण आपका ये भी दिया गया था कि हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये आपका राइट आंसर था। प्रॉपर मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। देखेंगे, अगर क्वेश्चन मिलता है तो करवाएँगे ज़रूर आपको, ठीक? तो ये थे आज के आपके पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। अगर चीज़ों को आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, ठीक? अगर जो भी टॉपिक आपको पहले बता दिया जाता है, तो एक बार उसको पढ़कर आइएगा। देखेंगे, अगर यहाँ से अभी कुछ क्वेश्चन आपके छूटे होंगे, तो हम उनको एक बार ज़रूर करेंगे, ठीक? साथ ही साथ जो भारत के परंपरागत वस्त्र हैं, कढ़ाइयाँ हैं, इन सबको पढ़ते रहिए। कहने का मतलब ये है कि अब एक बार अपना पूरा टेक्सटाइल आप समाप्त कर लीजिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक? अगर नहीं मिलता है तो एक बार कमेंट करिएगा, हम डायरेक्ट आपको लिंक शेयर कर देंगे। टेलीग्राम क्यों जॉइन करना है? टेलीग्राम पर आपको शाम 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, तो आपके रिवीजन के दृष्टि से वो अच्छा होता है, क्योंकि जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो, और जो आप क्विज़ करते हैं, दोनों अलग-अलग टॉपिक के होते हैं, दोनों अलग-अलग ब्रांच के ही होते हैं, टॉपिक तो आप छोड़ ही दीजिए। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं टेलीग्राम पर, तो आप अपनी तैयारी को और भी मज़बूत करते हैं, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक? तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाकी कल आप भारत के परंपरागत वस्त्र, कढ़ाई, इन सब के बारे में पढ़कर आइएगा। कल हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक? आज के लिए यही इतना रखते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप में से जितने भी लोग कमेंट करते हैं, हम सबका कमेंट देखते हैं, और जो लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अगर हम आपके लिए थोड़ी-सी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही आंसर दिया कीजिए, अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़रूर करिए, और कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट से ज़रूर ले लीजिए, ठीक? चलिए, बाय-बाय, टेक केयर।